Good morning, everyone. I am Soumya, working as Assistant Professor in PG Department of Commerce and Management at Arya College, Ludhiana. Today, we'll be discussing a very important topic, rights of an unpaid seller, that comes for 15 marker in PU examination. The topic has been taken from the subject of business law for the students of BCom semester 2. Before discussing about the rights of unpaid seller, let's first understand who is an unpaid seller. A seller of goods is deemed to be an unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered. तो अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? जब तक सेलर अपनी पूरी पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता तब तक वो अनपेड की कैटेगरी में रहेगा. In the other case, if the seller receives a negotiable instrument such as bill of exchange, check or promissory note, and for any reason if any of these negotiable instrument get dishonored, that means negotiable instrument पे अगर payment किसी भी reason से नहीं मिलती है तब भी हम seller को unpaid seller की कैटेगरी में रखेंगे. अब सेलर की कैटेगरी में सिर्फ वो नहीं आएगा जो जिसने सेल करा है अपना एसेट. सेलर की कैटेगरी में उसका कंसाइनर या एजेंट या हम कह सकते हैं जो भी प्राइस रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेलर की कैटेगरी में आएगा. सेलर की पेमेंट कितनी भी छोटी है और वो अनपेड है, इवन इफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द प्राइस इज अनपेड, द सेलर वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर अनपेड सेलर. नाउ अनपेड सेलर की कैटेगरी में सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस वाला केस आएगा. अगर प्राइस के ऊपर कोई भी ओवर एंड अबव एक्सपेंसेस हैं और वो बायर ने पे नहीं करे हैं तो वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में नहीं आएगा. ऑल्सो जब बायर तो पैसे देने को तैयार था मगर सेलर ने रिफ्यूज कर दिया तो सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर. Now let's talk about credit sales. Where the goods have been sold on credit, the seller cannot be called as unpaid seller unless. तो अगर जब सेलर ने गुड्स क्रेडिट पे सेल करे हैं तब तक वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा जब तक उसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता. Only if the credit period expires and he is still not getting his payment, in that case he'll be called as unpaid seller. Also, if during the credit period buyer becomes insolvent, then at that point only we can declare seller as unpaid. Now comes the most important part of the topic, that is rights of unpaid seller. कि unpaid seller को कोर्ट की तरफ से क्या हक दिए गए हैं, क्या राइट्स दिए गए हैं. तो ये राइट्स दो कैटेगरीज में दिए गए हैं, राइट्स अगेंस्ट गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट बायर. राइट्स अगेंस्ट गुड, फर्स्ट इज लियन ऑन गुड्स, second is right of stoppage in transit, and the third one is right of resale. Also when the property in the goods has not passed, तो जो seller है वो withhold कर सकता है डिलीवरी को या stoppage in transit लगा सकता है. Rights against buyer में seller क्या कर सकता है? Buyer को sue कर सकता है for price, buyer को sue कर सकता है for damages, and he can also sue the buyer for interest. Let's get into the details of right against goods. Right against goods में हमारे पास first right है right of lien. अगर मैं लियन को हिंदी में समझाऊं तो लियन का मतलब होता है जब्त करना, और जब्त आप तभी कर सकते हो जब आपके पास वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में पड़ी है. उसकी पोजेशन जब तक आपके पास है आप उस पर लियन लगा सकते हो. अगर आपके पास पोजेशन ही नहीं है तो आप लियन लगा ही नहीं सकते. तो ओनली व्हेन यू हैव द पोजेशन ऑफ गुड्स यू कैन रिटेन देम, यू कैन पुट अ लियन ऑन दोज गुड्स. नाउ द लियन इज एप्लीकेबल in the following instances.
जब क्रेडिट सेल्स की कोई बात नहीं हुई और सेलर ने गुड्स बेच दिए एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट, तो वो गुड्स पे क्या लगा सकता है? लियन लगा सकता है। गुड्स उसने क्रेडिट पे बेच दिए और क्रेडिट पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। अब वो अगेन गुड्स पे लियन लगा सकता है। बायर इंसॉल्वेंट हो गया, चाहे क्रेडिट पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, बट द बायर इज इंसॉल्वेंट, तो बायर से तो पैसे आने नहीं है, तो वो अपने गुड्स पे क्या कर सकता है? लियन लगा सकता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज लियन तभी लगेगी जब पोजेशन होगी। वंस पोजेशन इज लॉस्ट, द राइट ऑफ लियन इज ऑल्सो लॉस्ट। लियन टर्मिनेशन कब होएगी? जब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, चाहे कैरियर को डिलीवर कर दिए, ट्रांसपोर्टर को डिलीवर कर दिए, बायर या बायर के एजेंट को डिलीवर कर दिए, तो लियन की राइट क्या होगी? टर्मिनेट होगी। जब बायर या उसके एजेंट ने लॉफुली गुड्स को पोजेशन में ले लिया है तो आप लियन नहीं लगा सकते। ऑल्सो राइट ऑफ लियन इज टर्मिनेटेड जब जो सेलर है खुद ही राइट ऑफ लियन वेव ऑफ कर दे, देन द राइट ऑफ लियन इज टर्मिनेटेड। नेक्स्ट राइट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? कि गुड्स को रास्ते में ही रोक लेना। ये अनपेड सेलर को हक दिया गया है कि वो गुड्स को रास्ते में रोक सकता है। अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया और सेलर को पता लग गया, मगर गुड्स अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचे थे, तो सेलर गुड्स को क्या करेगा? रास्ते में ही रोक लेगा। जब तक जो गुड्स हैं वो ट्रांजिट में है, मतलब रास्ते में है, तब तक सेलर क्या कर सकता है? उन गुड्स को रोक सकता है। गुड्स मस्ट बी विद द कैरियर हु इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएरी। गुड्स किसके पास होने चाहिए? ना वो बायर के पास होने चाहिए, ना बायर के एजेंट के पास होने चाहिए, वो किसी इंटरमीडिएरी या ट्रांसपोर्टर के पास होने चाहिए, तभी सेलर उसको क्या कर सकता है? उस पर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट लगा सकता है। द ट्रांजिट कैन एंड इफ। ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है? जब बायर या उसका रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी ऑब्टेन कर ले, तो जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी किसके पास पहुंच गई? बायर या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास। ऑल्सो जब बायर या उसके एजेंट ने एक्नॉलेज कर लिया दैट वी हैव गॉट द पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो भी जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रीसेल। नाउ व्हाट इज राइट ऑफ रीसेल? रीसेल का मतलब है दोबारा बेच देना। अब अगर सेलर के पास पैसे नहीं आए हैं तो वो गुड्स को अपने पास तो नहीं रखेगा, ही कैन रीसेल दोज गुड्स। द अनपेड सेलर मे रीसेल द गुड्स इफ द गुड्स आर पेरिशेबल। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो वो ज़्यादा देर वेट भी नहीं करेगा, वो उसे क्या कर देगा? रीसेल कर सकता है और उसे नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। In case the goods are not perishable, he will resell the goods, but then he has to give notice to the buyer for the intention to resell those goods. Now the second category, rights of unpaid seller against the buyer. When the buyer of goods does not pay his dues to the seller becomes an unpaid seller. Now the seller has certain rights against the buyer. अब अगर सेलर ने पैसे नहीं रिसीव करे तो वो बायर को पर्सनली भी सू कर सकता है। कैसे सू कर सकता है बायर को? बायर को वो सू कर सकता है प्राइस के लिए, he can sue for damages, he can also sue for the interest. First is sue for price. Under the contract of sale, if the property of goods is already passed and he refuses to pay for the goods, the seller becomes an unpaid seller. In such a case, the seller can sue the buyer for wrongfully refusing to pay him his due. अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो क्या कह सकता है कि मैंने तो आपको गुड्स दे दिए थे, आई हैव डन माई promise, I have done my part of promise, now it's your turn to pay the price. If you are not going to pay my price, I will sue you for the price. Also, अगर क्रेडिट सेल्स हुई थी देन उसे क्रेडिट पीरियड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड के बाद ही कैन सू द बायर फॉर द प्राइस। सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नाउ सेलर ने गुड्स भेजे मगर बायर ने उसे रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया, बायर ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा,
तो बायर को डैमेजेस देने पड़ेंगे सेलर को। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, A seller agrees to sell to B 100 liters of milk for a decided price। A ने B को 100 liters of milk बेचना था, B ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। A उस दिन कोई और बायर भी नहीं ढूंढ पाया, तो मिल्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हेयर A कैन सू B फॉर डैमेजेस। यहाँ पे A क्या कर सकता है, B को सू कर सकता है डैमेजेस के लिए। Now here are some rules to determine the measure of damages। हम damages को कैसे measure कर सकते हैं, क्या rules हैं उनके लिए, कितना damage का claim मिलेगा हमें, that is determined by the following rules। First is where there is available market for the goods and caution। जहाँ पे goods की available market है, for example हमने milk का example लिया था, अगर milk की available market है तो मेजर ऑफ डैमेज क्या रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और जो मार्केट प्राइस था उसका डिफरेंस। से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 110 एंड मार्केट प्राइस इज 90, तो मेजर ऑफ डैमेज क्या रहेगा, 20 रुपीज पर लीटर। Second point is where there is no such market, the measure of damages the estimated loss directly and naturally resulting in ordinary course of events from the breach of contract। Now अगर मार्केट नहीं अवेलेबल तो जितना भी उसे नुकसान होता है इन ऑर्डिनरी कोर्स, तो उतना उसे क्या मिलेगा, फ्रॉम उतना उसे डैमेज वो क्लेम कर सकता है। सू फॉर इंटरेस्ट। The second one is the seller can sue the buyer for the interest payable। अगर पेमेंट नहीं आई है और जितनी पेमेंट लेट आई है उतने पे उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। द बायर इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट एज वेल, बट इंटरेस्ट पीरियड कब से काउंट होएगा, क्रेडिट पीरियड की एक्सपायरी के बाद से। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंगोज सेल करे बी को ऑन द क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months, वो 3 months जब एंड हो जाएंगे उसके बाद से जो आपका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया उसके बाद से इंटरेस्ट क्या होएगा, काउंट करना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड, दैट इज सेलर अगर इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है तो वो डैमेजेस नहीं रिकवर करेगा। Thank you.